नमस्कार दोस्तों। सरकार कहती है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान से खतरा है। राहुल गांधी को खतरा है कि यदि वो दरिया पार यानी नदी पार पीड़ितों के बीच में जाएंगे, उनके दर्द को साझा करेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें वहां नहीं जाने देना है। सरकार उनको तमाम तरह के खतरे बताती है। उन्हें यह भी खतरा बताती है कि राहुल गांधी को तो सिखों से खतरा है, राहुल गांधी को तो खालिस्तानियों से खतरा है, राहुल गांधी को पाकिस्तानियों से खतरा है। यानी राहुल गांधी को हर उस किसी से खतरा है जिससे नरेंद्र मोदी की सत्ता चलती है। जी हां, बिल्कुल वही है। और उसी से भगवंत मान और केजरीवाल की भी सत्ता चलती है। राहुल गांधी उस गुरदासपुर में, पंजाब के उस गुरदासपुर में जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस जिले में बाढ़ से घिरे हुए, दरिया से घिरे हुए लोगों का दर्द जानने गए, उनके बीच गए। वो नरेंद्र मोदी की तरह से रेड कारपेट में बैठ के आराम से, ऐसो आराम से, एसी लगे उस रूम में नहीं मिले। वो उनके बीच कीचड़ में गए, ट्रैक्टर चला के गए और उन गांव में पहुंचे जहां न नरेंद्र मोदी गए, न उनके लोग गए, न भगवंत मान गया, न केजरीवाल गया। जी हां, राहुल गांधी वहां गए। जब राहुल गांधी वहां जाते हैं और लोगों से दर्द साझा करते हैं, उनसे मिलते हैं, किसानों से मिलने का जो उनका प्रोग्राम था, जो दरिया के पार जिस पीड़ा से गुजर रहे थे, उनके पास जब जाने को था तो रोक दिया जाता है। सुरक्षा के अधिकारी आते हैं और रोक देते हैं, कहते हैं आप वहां नहीं जा सकते, सरकार ने इस पर रोक लगाई है। पूछा गया क्यों? कहा गया आपको पाकिस्तान से खतरा है, आपको खालिस्तानियों से खतरा है, क्योंकि आप जब वहां जाएंगे, उनके साथ में साझा करेंगे तो तमाम समस्याएं पैदा हो। जब वो ये कह रहे थे तब हमें याद आया कि उनका फिर दर्द साझा करने कौन जाएगा, सच देखने कौन जाएगा, कौन जाएगा उनसे मिलने? वो बिलखते रहेंगे क्योंकि वो दरिया पार रहते हैं, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं, पाकिस्तान से भी वो तकलीफ सहते हैं और भारत से भी। और जब भारत का नेता प्रतिपक्ष उनके पास, जो जनता का नेता माना जाता है, जो शैडो प्रधानमंत्री माना जाता है, वो जब जाना चाहता है, उनके दर्द को साझा करना चाहता है, तो उसे रोका जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि सच सामने आएगा कि सरकार ने वहां कुछ किया नहीं है। सच सामने आएगा कि कितने बुरे हालात हैं। सच सामने आएगा कि कैसे बरगलाया गया। जी हां, ये सब कुछ आएगा। जब यह सब कुछ आएगा तब तकलीफ हो जाएगी, इसलिए यह किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी जो कर सकते थे, जो जा सकते थे, वह आप देखिए, वो गए, ट्रैक्टर से गए, उनके बीच गए, दरिया में पैदल वहां गए। उन्होंने परवाह नहीं की कि कीचड़ कैसे है, दरिया के उस पार का दृश्य जब उन्होंने यूं देखा तो वो वहां जाना चाहते थे। लोगों ने वहां के हालात बताए, वो वहां पर जाना चाहते थे। और जब वो उनके साथ में उस धूल में चलते हुए जाते हैं, तब सरकार डर जाती है। सरकार का डर जिस तरह से था, वो समझने वाला था। लेकिन सरकार का यह डर था क्यों? क्योंकि राहत के नाम पर लूट हो रही है, पैसे की लूट हो रही है। राहत के नाम पे सरकार कुछ नहीं कर रही है, बल्कि जो तमाम सारे लोग मददगार सामने आए हैं, एनआरआई सामने आए हैं, फिल्म के स्टार्स सामने आए हैं, पंजाबी मूवी में काम करने वाले लोग सामने आए हैं, गायक सामने आए हैं,
तमाम समाज सेवी सोनू सूद जैसे लोग सामने आए, उससे तकलीफ हो गई। सरकार उनके पैसे को से हुए काम को अपना दिखा रही है, और जो काम सरकार नहीं कर रही है वो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसकी युवा विंग कर रही है, उसकी महिला विंग कर रही है, उसकी मेन विंग कर रही है। सब मिलकर के लगे हुए, जब ऐसी स्थिति में वो लगे हुए हों उस गुरदासपुर में, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद लाहौर अधिवेशन से जब लौट रहे थे, तो उसी गुरदासपुर में खड़े होके उन्होंने भारत माता की जय बोलने का मतलब समझाया था, यह बताया था कि भारत माता कौन है। उसी गुरदासपुर राहुल गांधी पहुंचे थे। डर लगता है, जब उनको ये डर लगता है तब हमें भी डर लगता है। राहुल गांधी के लिए सचमुच उनके लिए खतरा है। किस से खतरा है इसको समझने के लिए जान लीजिए। नरेंद्र मोदी ने कहा असम में कि कांग्रेस, तो जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे तो कांग्रेस और विपक्ष पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, पाकिस्तान के साथ खड़े थे, उनके हमारी सेना की बुराई कर रहे थे, उनके साथ वो कर रहे थे। तब आता है बिना शर्त सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई देने का सबसे पहला प्रस्ताव कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने दिया था, और फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने दिया था और कहा था जो चाहिए वो एक्शन लीजिए, हम पूरी तरह आपके साथ हैं, बिना किसी शर्त के साथ हैं। लेकिन सरकार ने उस पूरे समर्थन का दुरुपयोग किया। सरकार तो चुनाव प्रचार में बिजी हो गई। वो सर्वदलीय बैठक से भाग रहे थे प्रधानमंत्री भाग के चुनाव प्रचार कर रहे थे, देश की सुरक्षा मायने नहीं रख रही थी। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में फ्रॉड किया गया वो सब कुछ सामने आ रहा था। जब सामने आ रहा था तब कुछ सवाल तो बनते हैं, क्योंकि जो नुकसान हो रहा था वो देश के लोगों का हो रहा था। देश के जो लोग इस दुनिया से चले गए, जो हमारे सैनिक शहीद हो गए, जो हमारे बॉर्डर के लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा, जो सेलिंग से पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों को तकलीफ हुई, तमाम सारे लोगों ने अपने मौत के मुंह में चले गए, उन सबको लेके सवाल नहीं करना चाहिए था। हमारे तमाम सारे विमान गिर गए, मार गिराए गए, तमाम सैनिक मार डाले गए और झूठ बोला जा रहा था। संसद से लेके बाहर हर जगह झूठ बोला जा रहा था। तो सवाल नहीं करना चाहिए था क्या? बिल्कुल करना चाहिए। जब सवाल होते तो खतरा बनता है। राहुल गांधी को पाकिस्तान से खतरा हो या ना हो, लेकिन राहुल गांधी को खतरा भारतीय जनता पार्टी के गोडसेवादियों से, आरएसएस के गोडसेवादियों से है। उसका एक उदाहरण दिखाता हूं, यह देख लीजिए। यह कल्पना श्रीवास्तव है, अपने आप को वकील बताती हैं, वकील की ड्रेस पहनती हैं, कहती है मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं। कानपुर की रहने वाली बताती हैं, जो भी है कानपुर की है। अब ये क्या लिखती हैं, फिर एक गोडसे की जरूरत है इस देश को, फिर एक गांधी मर्यादा लांघ रहा है। इस तरह से करके जब ये लिखती हैं तो इनके करीब 1.5 लाख फॉलोवर्स हैं। वो लिखते हैं सरकार अपनी है, अज्ञात हमलावर काम तमाम कर सकते हैं, सबूत ही नहीं मिलेंगे, गोडसे के समय अपनी सरकार नहीं थी। अब आप समझ लीजिए, इस तरह की बातें जो सीआरपीएफ कहती है कि राहुल गांधी के लिए खतरा है, खतरा पाकिस्तान से नहीं है, खतरा किसी भी सिख से नहीं है, खतरा असल में इनसे है, इन गोडसेवादियों से। इनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह की बातें बोल करके नफरत पैदा करते हैं कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति, उससे यह खतरा बढ़ जाता है ऐसे लोगों का जो लोग
इस तरह की भावना रखते हैं, इस तरह की स्थितियां रखते हैं। आप सोचिए इस देश में क्या हो रहा है। जब इस तरह के हालात हो तो निश्चित रूप से आता है कि खतरा किससे है और क्यों है। क्योंकि जब वक्त के नाम पर मनमानी की गई और जिस तरीके से किया गया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस और उसके तमाम साथी दल और कुछ दूसरे संगठन गए, सुप्रीम कोर्ट में बात रखी। जो कांग्रेस ने 3 मुद्दों पर संसद में बहस की थी, उन तीनों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, अंतरिम आदेश दिया है। सबसे पहले मुस्लिम प्रैक्टिसिंग के को लेकर के था कि 5 साल की अवधि की योग्यता तय की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और खारिज कर दिया इस बात को कि यह बात कैसे संभव। जो मुस्लिम है वो मुस्लिम है। इसके बाद सरकार ने कहा था कि विवादों के निपटारे के लिए कलेक्टर ही फाइनल अथॉरिटी होगा। इस पर भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कलेक्टर कैसे हो सकता है, न्यायाधिकरण ही होगा। और उसको लेकर भी उसने आदेश दिए। जहां तक वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का मामला था, उसमें भी कोर्ट ने कह दिया कि 3 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और चेयरमैन भी जो होंगे वो सामान्यतः मुस्लिम ही होंगे। और इसके अलावा जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो मनमानी ढंग से ट्रांसफर नहीं होगी। मनमानी ढंग से यह नहीं कह दिया जाएगा कि ये तो विवादित संपत्ति है और आप ही विवादित घोषित करेंगे, आप ही फैसला देंगे, यानी जज भी आप हैं, पुलिस भी आप हैं, मुंसिफ भी आप हैं, और ये तब और तकलीफ हो जाती है। तो राहुल गांधी पे हमले तेज हो जाते हैं। इसलिए भी हमले तेज हो जाते हैं क्योंकि गौतम अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन बिहार में दे दी जाती है और जिसमें 10 लाख पेड़ लगे हुए हैं, वो 10 लाख पेड़ भी काटने की मंजूरी दे दी जाती है। देश में पर्यावरण की समस्या है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी लोगों को प्रदूषण से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ऐसी स्थिति में पटाखों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यहां तो पेड़ों को ही काट काट के जिस तरह से किया जाएगा, आप समझ लीजिए। तो इस तरह से अडानी को दिया जाता है। अभी मध्य प्रदेश में जंगल कट रहा है, वहां पर भी इसी तरह से किया गया। सरकार झूठी अपने कलेक्टरों से रिपोर्ट बनवाती है और फिर वो करके उन जमीनों को ऐसा दिखाती है कि नहीं वहां तो कुछ है ही नहीं और दे दो, फ्री में दे दी जाती है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने 1 रुपए की कीमत पर कोस्टल की पूरी जमीन दे दी थी अडानी को गुजरात में। इसी तरीके से ऐसे ही देश के तमाम हिस्सों में मुंबई की सबसे कीमती जमीनें उन्हें दे दी गई हैं और राजस्थान में भी ऐसे ही दिया गया। ऐसे ही उन्हें छत्तीसगढ़ में दिया गया, ऐसे ही उन्हें झारखंड में दिया गया और ऐसे ही उन्हें असम में दिया गया। जब ये सब किया जा रहा हो तो राहुल गांधी उस पर आवाज बनते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं तो तकलीफ होती है। कांग्रेस उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है, प्रदर्शन करती है तो तकलीफ होती है। वहां के आदिवासी और दूसरे निवासी उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है, मारा जाता है। नौकरी आप देंगे नहीं, नौकरियों में भ्रष्टाचार होगा, पेपर लीक कराए जाएंगे और तमाम सब चीजें होंगी और उसके बाद में जब इंसाफ के लिए कोई खड़ा होगा तो उस पर लाठी चलेगी। लेकिन अडानी के लिए सब कुछ होगा, वो इतने सुरक्षित हैं, कहीं जाएं उनको कोई रोक नहीं। राहुल गांधी जनता से, अपने लोगों से, भारत के नागरिकों से मिलने जाना चाहते हैं, उनके दर्द को साझा करना चाहते हैं तो रोका जाता है। बार बार ये बाधाएं पैदा होती। चलिए, जब डबल इंजन की सरकार में होती थी, भाजपा की सरकार में, तब लगता था चलिए सिर्फ भाजपा कर रही है। अभी तो आम आदमी पार्टी की पूर्ण सरकार है पंजाब में। वो कोई जम्मू कश्मीर नहीं है कि वहां के मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है। यहां पर जब ये सरकार है
आम आदमी पार्टी की सरकार और भाजपा की सरकार तब भी रोका जा रहा है, तो डर क्यों है? यदि आप सब सही है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन डरने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये लोग इसी तरह करते हैं। और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद का ढोंग करते हैं। जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और सबकी बातें गिना रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर गिना रहे थे, उसी वक्त भारत और पाकिस्तान का मैच खेलने की तैयारी हो रही थी। और जब वो मैच खेला जाता है तो निश्चित रूप से आता है कि ये मैच क्यों खेला जा रहा है, क्योंकि भारत का इतिहास बताता है 1962 से लेके 1977 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पंडित नेहरू की सरकार से लेके श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार तक, सारे पाकिस्तान के साथ में मैच कैंसिल कर दिए गए थे, सब कुछ कैंसिल कर दिया गया। 1974 में जो नस्ल भेद है उसके कारण दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया, सरकार ने यह फैसला लिया कि हमारी टीमें वहां नहीं खेलेंगी, और नहीं खेलने गई। इसके बाद याद करिए राजीव गांधी के समय में जब श्रीलंका में हमारे 146 नागरिक मारे गए, तब भी राजीव गांधी ने कहा हम नहीं खेलेंगे। जीतता हुआ खेल दिख रहा था, मना कर दिया, नहीं खेले। उसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कारगिल युद्ध के बाद में फैसला लिया गया नहीं खेलेंगे, नहीं खेले। यही बीसीसीआई था, यही आईसीसी था। और इसके बाद आप देखिए जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2008 में आतंकी हमला हुआ, मैच खेलने से मना कर दिया गया और विरोध दर्ज कराया गया, कड़ा विरोध दर्ज कराया। आज की सरकार सरेंडर करती, क्यों? क्योंकि मुनाफा कमवाना है। किसको? अमित शाह के बेटे को, पाकिस्तान को, भारत को, दोनों को। अब आप इससे समझ लीजिए आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो रजिस्टर्ड है वो एक प्राइवेट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। कहां पर? आइलैंड में। और आइसलैंड में, जहां वो ब्रिटिश के आइलैंड में वो रजिस्टर है, वो टैक्स हेवन है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो मलेशिया में रजिस्टर। अब आप सोचते चलिए। और इसी तरह बीसीसीआई जो है तमिलनाडु में सोसाइटी एक्ट 1975 के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है। अब आईसीसी का मुखिया कौन है? अमित शाह का बेटा जय शाह। एसीसी की कमान पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के हाथ में है, एशियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की। और इसके बाद में भारत जिस तरीके से खेल कर रहा है, इसमें पाकिस्तान को 1 बिलियन से 1.25 बिलियन के करीब मुनाफा मिला। इसके लिए अब ये पैसा क्या है? आतंकियों की मदद नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो आतंकियों की असली मदद कौन कर रहा है और सेना का विरोध कौन कर रहा है? कौन इस तरीके से भारत के साथ कर रहा है? आज क्या हम भूल जाएंगे इस तस्वीर को? जिस तरह से वो लाशें पड़ी थी क्योंकि सरकार मुनाफा कमा रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी को खतरा ही आपसे है। आपने अडानी और सबके जरिए जो चोरी की है, वोट चोरी की है, और जिस तरीके से भारत को तमाम सारी बुरी स्थितियों में फंसा दिया है, गुलामों की तरह भारत को बना दिया है। तो ऐसी स्थिति में सवाल तो उठता है कि आखिर आपने भारत को बनाया क्या? इतना बर्बाद कर दिया है। जब यह कर दिया तो उस बर्बादी पर उन लोगों के दर्द जानने भी नेता प्रतिपक्ष नहीं जा सकते, उन्हें रोका जाएगा तो निश्चित रूप से इस देश की आत्मा को मारा जाएगा। क्योंकि देश की आवाज नेता प्रतिपक्ष होता है, सत्ता की आवाज सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री। तो ऐसी स्थिति में समझिए आप किसकी आवाज दबा रहे हैं और झूठ बोल के, नफरत फैला के, खुद को शिव भक्त बता के
वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। तो आपका अब सच सामने आ चुका है और अब आपको जनता जवाब देगी। जी जय।